हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब तक हमने जो है 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं, है ना। एंड ये हम थर्ड प्रीवियस ईयर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम कवर करेंगे सेक्शन ए, जिसमें हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है इन इट्स एक्सटेंडेड बीड ऑन स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। तो जो क्रोमेटिन होती है, क्रोमेटिन में जो हमें बीड और बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखते हैं दैट आर न्यूक्लियोसोम। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही दिया है कि भाई जो बीड और स्ट्रिंग दिखते हैं वो न्यूक्लियोसोम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ इन्होंने पूछा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है एसेसरी डक्ट का। एंड यहाँ पर इन्होंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो ऐसे समझ नहीं आएगा, तो मैं सीक्वेंस बताती हूँ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो रेटिटेस्टिस में ओपन होती है, देन वैसा डिफरेंशिया सीक्वेंस होता है, फिर एपिडाइडिमिस होती है, ठीक है। वैसा डिफरेंशिया के बाद एंड यानी कि ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स रेटिटेस्टिस इफ्रेंशिया एपिडाइडिमिस vas deferens ejaculatory duct यूरेथ्रा और इसके बाद आउटसाइड खुलता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू रेटे टेस्टिस। तो इन्होंने बोला कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो रेटे टेस्टिस में ओपन होती है एंड देन vas डिफरेंस में। तो क्या ऐसा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेटे टेस्टिस में होती है लेकिन फिर vas इफ्रेंसिया में होती है, ना कि डिफरेंसिया में। ये गलत हो गया। नेक्स्ट, vas इफ्रेंसिया जो होता है वो leaves the testis and open into the epididymis। vas इफ्रेंसिया जो होता है वो टेस्टिस को जब लीव करती है और देन एपिडाइडिस में खुलती है। तो वैसा इफ्रेंसिया यानी कि एपिडाइडिस में, एपिडाइडिमिस में। यस, ये करेक्ट है, यानी कि सेकंड करेक्ट हुआ। सेकंड करेक्ट, सेकंड करेक्ट कहाँ पे है? फर्स्ट तो गलत है, ये वाला नहीं होगा। जहाँ भी फर्स्ट आ रहा है वो गलत है। यहाँ पे सेकंड है, ये 2 बचे हैं। देन एपिडाइडिमिस लीड टू vas डिफरेंस देन ascend टू एब्डोमेन। हाँ, तो एपिडाइडिमिस जो होती है, एपिडाइडिमिस लीड्स टू vas डिफरेंस एंड फिर वो एब्डोमेन में ascend होगी। यस, ये ठीक है। थर्ड इज करेक्ट, तो थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ का पता लगते ही हमें पता लग जाएगा। दी vas डिफरेंस receive a duct from the prostate gland and open into urethra as ejaculatory duct। तो जो वैसे डिफरेंस होता है वो रिसीव करता है फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या मतलब, वैसे डिफरेंस या रिसीव करता है? तो ऐसा तो नहीं है। रिसीव कहाँ से करता है वैसे डिफरेंस? या देखो, एपिडाइडिमिस से करता है, ना कि किस प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। फिर द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट एक्सटर्नल। यस, इट इज करेक्ट। ये तो वैसे भी इन्होंने दिया ही है, तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है द सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन बाय एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट के बारे में पूछा है। तो हमें पता है कि डीएनए बनता किससे है? डीएनए बनता है किससे? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स होती है इनकी मोनोमरिक यूनिट, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर बेस होती है, शुगर है, ये कौन सी? डीएनए की शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। CH2 के बाद यहाँ से बाइंड, मैं रफली बता रही हूँ कि ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है कि मतलब सबस्ट्रेट क्या यूज करते हैं। तो जो सबस्ट्रेट यूज होता है ना, एक्चुअली वो ऐसा होता है कि इस पर 3 फॉस्फेट लगे हो। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये जो इतनी स्ट्रक्चर है, बेस एंड शुगर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। एंड ये 3 आ गए फॉस्फेट, तो इन्हें क्या बोलेंगे? ट्राई फॉस्फेट।
न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, इतना जो हिस्सा होता है ये होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड होगा न्यूक्लियोटाइड, और बाकी अगर ये इतना स्ट्रक्चर देखें, ये न्यूक्लियोसाइड होता है और ये 3 फॉस्फेट हो गए। तो सबस्ट्रेट जो हम यूज करते हैं ना वो होता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पूछा भी है कि कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो अगर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होगा तो इतना इतना पार्ट न्यूक्लियोटाइड है, फिर इसके बाद 3 फॉस्फेट होंगे, तो ये तो नहीं होगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड इतना पार्ट हो गया, देन 3 फॉस्फेट उस पर जुड़े हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यही है। अब राइबो वाला तो नहीं होगा, डीएनए है तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो तो आएगा, इनको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। और यहाँ पर इन्होंने न्यूक्लियोटाइड और ट्राइफॉस्फेट दिया है, तो ये गलत है। टाइड अगर दिया है तो फिर डाइफॉस्फेट होना चाहिए था, ट्राई नहीं, क्योंकि ओवरऑल इसमें 3 फॉस्फेट हैं, तो और इसके बेसिस पर 4 फॉस्फेट की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड भी और फॉस्फेट भी है 3, और यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और 3 फॉस्फेट, तो करेक्ट जो आंसर है वो सेकंड होगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने दिया है पेडिग्री चार्ट और इसमें इन्होंने क्रॉस कराया है नॉर्मल कपल का, ठीक है, नॉर्मल कपल लिया है और उनका जो एक सन है उसमें वो हीमोफिलिक है, और डॉटर, ये दी नॉर्मल डॉटर और हीमोफिलिक सन, ठीक है, ओके, इसको हीमोफिलिया है। इसके बाद इन कोर्स ऑफ टाइम व्हेन द डॉटर वाज मैरिड टू नॉर्मल मैन, जब डॉटर की नॉर्मल से शादी हो गई तो फिर से उनको जो है वो हीमोफिलिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा कुछ ऐसा, एक्स वाई, ये एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या दिखा रहे हैं, ये सन को आई है, एंड देन यहाँ पे मदर नॉर्मल थी और फिर इसको भी हीमोफीलिया था, ठीक है। तो यानी कि हीमोफीलिया यहाँ पे सिर्फ एक के अंदर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर फीमेल को नहीं दिख रहा है, मेल को दिख रहा है। फिर यहाँ फीमेल, इनकी शादी हुई, इसको आया, मेल को आया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक्स लिंक्ड है, और एक्स लिंक्ड ऐसा मतलब इसका कुछ जीनोटाइप ऐसा शो हो रहा होगा, यानी कि हीमोफीलिया के लिए XH। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो नॉर्मल जब यहाँ पे मेल था और फीमेल ऐसी होगी, और जब क्रॉस किया इसका ये वाला X गया एंड इसका ये Y, तो हमें मिल गया ऐसा, और इसको हीमोफीलिया हुआ। ये जो होगी इसके पास इसका मदर का ये वाला H आया होगा फादर से नॉर्मल, एंड देन ये नॉर्मल यहाँ पे कैरियर रही, और फिर इससे इसके पास ये वाला क्रोमोसोम चला गया और इसका ये बेबी जो था वो हीमोफिलिक आया। तो ये जो ट्रेट है ये कैसा है, ये सेक्स लिंक है, लेकिन कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है, सेक्स लिंक है ये, ठीक है, सेक्स लिंक है एंड रिसेसिव है। रिसेसिव इसलिए कि पेरेंट में नहीं दिख रहा है और प्रोजेनी में दिख रहा है, और सेक्स लिंक इसलिए है कि ये जो है एक स्पेसिफिकली हमें दिख रहा है ना कि ये यहाँ मेल में आया है। इफ ऐसा होता कि भाई ये यहाँ पे सन में है यहाँ पे डॉटर में होता, हमें थोड़ा डाउट भी रहता, लेकिन सन में डॉटर में दोनों में आ रहा है इस तरीके का होता तो हमें लगता कि हाँ भाई दोनों यहाँ पे नॉर्मल शो होते हैं, और सन में भी आ रहा है डॉटर में भी आ रहा है, तो ये जो है ये सेक्स लिंक ना होता, ये फिर ऑटोसोमल में होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज डज द बॉडीज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म अटैक सेल्फ सेल। तो इसको बोलते हैं, ये जो ह्यूमन डिजीज होते हैं जिसमें हमारी बॉडी खुद को जो है हमारा जो बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम वो खुद पे ही मतलब हमारी ही बॉडी पे अटैक करने लगता है, जिसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी होने लगती है। एंड ऑटो मतलब
इसको बोलते हैं हम एक्चुअली ऑटो इम्यूनिटी, क्योंकि हमारा ही जो इम्यून सिस्टम है ना वो रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रहा है, वो हमें ही मतलब अननोन समझने लगा, हमें हमारे ऊपर अटैक करने लगा खुद के ऊपर ही। तो इसका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। थैलेसेमिया तो इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बाहर की वजह से होता है। एंड इसमें ये कुछ म्यूटेशंस वगैरह की वजह से होता है, तो इनमें से ऑप्शन आएगा ये वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रू फॉर टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो के लिए पूछा है। तो डाइकोटिलिडन में हमें एम्ब्रियोनल एक्सिस और स्क्यूटेलम दिखता है। जहां बात आ जाती है स्क्यूटेलम की, तो ये रिलेटेड होता है किससे, मोनोकोट। ठीक है, ये मोनोकोट एम्ब्रियो के लिए होता है। तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, फर्स्ट तो यहाँ पे नहीं आएगा। देन द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन। कोटिलिडन के जो अबव वाला होता है दैट इज एपिकोटाइल, यस। एंड उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज हाइपोकोटाइल। द पोर्शन एम्ब्रियोनल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज कोलोरेजा। नहीं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो कोलोरेजा है ये भी रिलेटेड होता है किससे, रिलेटेड टू मोनोकोट। तो हम टिपिकल डाइकोट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये आएगा हाइपोकोटाइल एक्चुअली। तो थर्ड भी गलत हुआ, यानी कि फर्स्ट रोंग है, फर्स्ट रोंग है एंड थर्ड भी रोंग है। थर्ड भी, जहां भी थर्ड दिख रहा है रोंग रोंग। तो आंसर हमारा मिल गया, हमें सेकंड और फोर्थ होगा, यानी कि the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle and the lower end of the embryo has radical। radical होता है जो जिससे रूट बनती है, और cover with root cap। yes, it is also correct। तो यहाँ पे यही बताया कि जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं, इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, और रेडिकल विद रूट कैप ये प्रेजेंट होता है। जबकि जो ये जो स्क्यूटेलम और कोलोरेजा है ना, ये मोनोकोट के फीचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है about 15 million years ago during human evolution the primates which used to walk like gorillas and chimpanzee were। तो जो ये गोरिल्लास और चिंपैंजी की तरह चलते थे उस टाइम पर, ये कौन थे, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि इतने टाइम पहले अर्थ पर जो है ड्रायोपिथिकस जो है वो एप लाइक थे एंड रामापिथिकस मैन लाइक थे, और दोनों के ही मतलब वो ये चौपाए ही थे, ये बता ना क्वाड्रूपेडल, एंड वॉक लाइक प्रेजेंट डे गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज। तो इनका काफी ज्यादा जो मॉडर्न एप्स इनके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा है, क्लोज। ठीक है, तो यही वाला इसका आंसर रहेगा कि उस टाइम ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, सेलेक्ट द अमीनो एसिड to 3' end of tRNA during the process of translation if the coding strand structural gene being transcribed has nucleotide sequence TAC। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में बताया है कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है उसमें TAC ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, एंड पूछा है कि जो tRNA होगा, tRNA उस पर यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, यानी कि कौन सा अमीनो एसिड tRNA लेके आएगा। ठीक है, ये tRNA है। तो ये पूछ रहे हैं फाइनली इस बात को कि भाई कोडिंग स्ट्रैंड के अगर सीक्वेंस ये है तो tRNA कौन सा लेके आएगा, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होता है वो mRNA के सीक्वेंस जैसा ही होता है, बस उसमें T के बदले क्या होता है, U होता है, यानी कि mRNA UAC होगा, है ना, ये mRNA का सीक्वेंस यहाँ पे UAC होगा। अब इस UAC के लिए कौन आएगा, इस UAC के लिए क्या होगा,
ये किसके लिए कोड करेगा? तो यहाँ बताया है कि कोडोन फॉर अमीनो एसिड, यूएसी किसका कोडोन है? यूएसी कोडोन फॉर टायरोसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका? टायरोसिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि इन्होंने बताया कोडिंग स्ट्रैंड, बस इतना ही ध्यान देने की जरूरत है कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये है, एंड एमआरएनए की जो होगी फिर वो यूएसी होगी, एंड जैसे एमआरएनए की होगी फिर उसी के बेसिस पर अमीनो एसिड आता है, तो उसको रीड किया और उसको रीड करके यूएसी किसको कोड करता है? टायरोसिन को। तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो कौन सी टेक्निक यूज होती है? अब देखो पीसीआर, पीसीआर तो ऐसे यूज नहीं होती, एंटीजन एंटीबॉडी का कोई नाम नहीं आता। पीसीआर में क्या होता है? ये तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था डीनेचुरेशन हुआ था, देन एनीलिंग, देन एक्सटेंशन हुआ था, है ना। एंड आरएनएआई का हम देखते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएस आरएनए बेसिस होता है कुछ, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बनता है किसी सीक्वेंस की, उसे खत्म करता है। एलाइजा के बारे में भी हमने एक लेक्चर में देखा था कि एलाइजा जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पर काम करता है। तो ये इसका आंसर होगा, और इसमें हम एचआईवी मतलब डिटेक्ट करने के लिए, एड्स के लिए इसको हम यूज भी करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इन्होंने पूछा है करेक्ट डिपिक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मैथ्यू मेसेल्सन स्टाल to prove the DNA replicates semi-conservatively on the separation of DNA by centrifugation after 40 minutes. तो ये जो मिसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने बहुत सारी जनरेशन तक, काफी जनरेशन तक उन्होंने क्या किया था, ई कोलाई को N15 वाले मीडियम पर ग्रो कराया था, है ना। एंड देन फाइनली जो ई कोलाई मिल रही थी उसके पास क्या हुआ था, स्ट्रेन, दोनों स्ट्रेन N15 वाले थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा ये हो गया, यानी कि मिसेल्सन स्टाल ने मतलब ये काफी जनरेशन तक इसमें जर्मिनेट, इस पे ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद फाइनली जो दोनों स्ट्रैंड थे वो N15 वाले थे। देन 20 मिनट के लिए क्या किया, N14 पे ग्रो कराया, एंड जैसे ही N14 पे ग्रो कराया तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, इन्होंने पेरेंट की तरह वर्क किया, एंड देन न्यू डॉटर स्ट्रैंड जो बने उनमें क्या था, N14 था। ठीक, और पुराने में क्या था, N15 देन फिर से 20 मिनट के लिए कराते हैं, एंड क्या मिलेगा, चारों स्ट्रैंड को हम करेंगे अलग अलग, ये पेरेंटल की तरह करेंगे ये, एंड देन यहाँ पर N14 से ही फिर से बने। तो हमें क्या मिला, ये जो हैं दो मिले हमें क्या, हाइब्रिड, एंड दो मिलेंगे हमें लाइट वाले है ना ये, इनमें सिर्फ N14 ही है, और इनमें N14 एंड N15 एक एक है। तो यहाँ पर जब इस वाले में सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, इस वाले का सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर क्या मिलेगा, अगर फर्स्ट वाले का देखें मतलब N15 का कराते हैं, इस वाले का देखो N15 यहाँ बनाते हैं हम, सबसे पहले वाले का बनाएंगे तो सबसे नीचे मिलेगा क्योंकि ये हैवी है, ठीक है, हैवी नाइट्रोजन है, यहाँ मिलेगा। देन ये पेरेंटल है, देन आफ्टर 20 मिनट जब करने के बाद कराया तो कहाँ मिलेगा, बैंड थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्योंकि लाइट मिक्स हो गया है इसमें। ठीक, यहाँ पे आ गया। आफ्टर दैट जब आफ्टर 20 मिनट फिर से कराया इस वाले का, यानी कि तो यहाँ पर जो हाइब्रिड है और जो लाइट है, हाइब्रिड तो यहीं पे आएगा इसके सामने, ठीक है, एंड जो लाइट है, यानी कि ये हाइब्रिड हम थोड़ा ऐसे शो करते हैं, ये हाइब्रिड हम दो कलर का शो करेंगे,
एंड फिर लाइट आ जाएगा ऊपर। ठीक, तो 20 मिनट ये पेरेंटल है, फिर ये फर्स्ट जनरेशन आई 20 मिनट के बाद, ये सेकंड जनरेशन आई। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि 40 मिनट के बाद क्या मिला यहाँ पे। तो 40 के बाद 20 के बाद क्या मिला, सिर्फ एक मिला, ये वाला। ठीक है, इंटरमीडिएट वाला ये एक के बाद का है। और जब दो जनरेशन यानी कि 40 मिनट के बाद 20 20 40 के बाद हमें दो मिल रहे हैं, और दो कौन से मिल रहे हैं, ये दो तो नहीं है, ये तो लाइट, ये वाला तो लाइट के लिए है ना, ये हाइब्रिड के लिए है, ये वाला सॉरी ये हैवी के लिए है, ये हाइब्रिड वाला है, एंड ये है लाइट वाला। तो इस जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें कोई हैवी तो नहीं मिल रहा है, हाइब्रिड मिल रहा है एंड लाइट मिल रहा है। तो देखो ये बीच में आना, ये हाइब्रिड हो गया एंड ये हो गया लाइट, तो ये ए वाला है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही बना के देखना है। जो सबसे नीचे आएगा उसको हम बोलेंगे हैवी, जो यहाँ पे दिख रहा है यानी कि वो हाइब्रिड हो गया। ठीक है, इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला, एंड ऊपर जो है वो लाइट। तो 2 जनरेशन के बाद हमें हाइब्रिड मिल रहे हैं, दो हाइब्रिड मिल रहे हैं, दो लाइट मिल रहे हैं। देखो ये हाइब्रिड मिले और ये लाइट मिले, तो लाइट यानी कि ये या ऊपर वाली पोजीशन वाला हो गया, ये हाइब्रिड बीच वाली पोजीशन वाला हो गया, और हैवी लास्ट वाला। तो हैवी तो मिला ही नहीं है, तो ये तो नहीं है, हमें मिला है ये एंड ये। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बायो एक्टिव मोलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है, मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होता है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, तो ये मिलता किससे है, इसको याद करने का तरीका है पोलीस्पोरम। देखो यहाँ पे स्पोरिन आ रहा है ना, स्पोरिन, तो ये पोलीस्पोरम, ये स्पोरम आ रहा है, स्पोरिन स्पोरम, इससे याद कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, इसका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a pea plant, Pisum sativum, inflated pod shape is dominant over constricted pod shape. The expected ratio of phenotype of the offspring in cross between both parents. क्या पूछा है कि पाइजम सटाइवम है जिसमें इन्होंने बोला कि पोड शेप इज डोमिनेंट ओवर इन्फ्लेटेड पोड शेप। तो एक की शेप कैसी ली है इन्होंने, इन्फ्लेटेड पोड शेप है, वो कैसी हुई, डोमिनेंट। एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर शेप जो है वो रिसेसिव बताई है इन्होंने। फिर इन्होंने फिनोटाइप का रेशियो मतलब पूछा है इफ हेट्रोजाइगस, अगर ये बोल रहे हैं कि अगर उनका हेट्रोजाइगस जो है, इफ बोथ पेरेंट विद हेट्रोजाइगस इन्फ्लेटेड पोर शेप विल बी, तो क्या होगा। अभी नॉर्मली आपको नहीं पता कि इन्फ्लेटेड के लिए क्या जीनोटाइप यूज करें, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली टी मतलब जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी हम टोल और उसके लिए यूज करते हैं। इन्फ्लेटेड के लिए हम आई यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, आई यूज कर लिया और बोला इन्होंने हेट्रोजाइगस, आई एंड स्मॉल आई कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड इन्होंने बताया रिसेसिव है। ठीक है, ये तो इन्होंने बताया कि इन्फ्लेटेड के लिए हमने कंसीडर कर लिया है ऐसा कि इसके लिए हमने आई ले लिया एंड इसके लिए हमने स्मॉल आई ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्होंने बोला हेट्रोजाइगस को ग्रुप मतलब हेट्रोजाइगस पेरेंट्स है दोनों। ठीक है, दोनों हेट्रोजाइगस इन्फ्लेटेड है, तो क्या करेंगे, यानी कि आई आई ऐसे होंगे। ठीक है, अब ये दोनों ऐसे हैं तो इनसे गैमेट कैसे बनेंगे, दोनों से ही गैमेट इस आई टाइप का भी बनेगा एंड स्मॉल आई टाइप का भी बनेगा, इससे भी ऐसा बनेगा गैमेट एंड ऐसा भी। यहाँ पे हमें कुछ हम इस तरह से नेट स्क्वायर बनाते हैं, एक तरफ मदर के गैमेट्स रख लेते हैं, एक तरफ फादर के। अब ये इसके सामने आएगा कैपिटल आई, कैपिटल ये आया, देन इसके सामने ये, देन ये वाला एंड ये वाला, देन ये वाला एंड ये वाला, ये चार आए। तो फाइनली हमें जीनोटाइपिक रेशियो कैसा मिला है, जीनोटाइपिक रेशियो
1:2:1 मिला है। और अगर हम देखें फिनोटाइपिक रेशियो कैसा मिल रहा है, तो ये तीन जो हैं ये कैसे होंगे, इन्फ्लेटेड होंगे। 3:1 मिल रहा है। तो यही पूछा है, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो इनके क्रॉस के बाद एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि बताया था मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को जो रीड किया, सब ने सेम ही चीजें, सेम ही पैटर्न से डोमिनेंसी, सेम ही पैटर्न शो किया उन्होंने, कि एक डोमिनेंस है दूसरा रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है। तो उन्होंने ऐसे ही शेप, मतलब ऐसे ही शो किया था। ठीक है, तो इफ जैसे टोल ड्वार्फ में लिया हमने, जैसे येलो ग्रीन था, या फिर जैसे सीड की शेप थी, है ना, और इसके अलावा फ्लावर कलर था, तो इसी तरह ये वाला भी शो करता है, सेम पैटर्न शो करते हैं ये सब। तो यहाँ पे भी जो रेशियो आएगा वो 3:1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, यहाँ पे पूछा है दी मैकेनिज्म आर सॉरी दी मेरिस्टेम्स आर ग्रो इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्लांट। ठीक है, तो क्या होता है, जो मेरिस्टेम होता है वो बहुत फास्टली ग्रोइंग होता है, वहां पे बहुत फास्टली सेल ग्रोथ चलती रहती है, सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, इतना डिवीजन होता है कि उसमें जो वायरस है वो नहीं जा पाता है। ठीक है, बहुत फास्ट होता है। एंड तो इसलिए मेरिस्टेम से सेल ली जाती है अगर हमें किसी इन्फेक्टेड प्लांट से ना वायरस फ्री प्लांट को ग्रो करना है, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला इफ प्लांट इज इन्फेक्टेड विद वायरस रूट एंड स्टेम आर फ्री ऑफ वायरस। अगर भाई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तो क्या ऐसा होगा कि स्टेम पे वायरस नहीं लगा होगा या फिर रूट पर नहीं आया होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर असर्शन हम देखते हैं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं ये नहीं होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू नहीं, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, यस ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person infected with malaria suffer from chill and high fever recurring every 3 or 4 days। तो बार बार उसको सर्दी लगती है, फीवर आता है ना, तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि मलेरिया में ऐसा होता है। एंड द पैरासाइट अटैक द आरबीसी रिजल्टिंग इन देयर रप्चर एंड रिलीज ऑफ हेमोजोइन। यस ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसी की वजह से ऐसा होता है कि वो आरबीसी पर अटैक करता है एंड फिर वो रप्चर होती है एंड देन ये जो हिमोजोइन है ये रिलीज होता है, इसकी वजह से ही फीवर और सर्दी लगती है। ठीक है, तो ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, आर इसका एक्सप्लेनेशन भी है करेक्ट। ठीक है, सहेली एंड oral contraceptive inhibit ovulation and increase phagocytosis of sperm. It is a non-steroidal preparation. Yes, both are correct कि भाई ये इनहिबिट करती है एंड नॉन स्टेरॉइडल भी है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो ये आर है ये ए के लिए कोई कुछ एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ए को ये कि भाई ये इनहिबिट करता है, एक्सप्लेन तो तब करता है ना कि भाई क्यों करता है, कुछ ऐसी प्रोसेस बताई हो, नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABO blood grouping in human is an example of multiple allelism. Yes. More than 2 genes in population govern the same character in ABO blood group. तो ऐसा तो नहीं होता, more than 2 gene नहीं, more than 2 allele, allele of same gene, एक ही जीन होता है। मोर देन 2 allele, एक जीन की 2 से ज्यादा अलील, जो यहाँ पर अलील होती है IA, IB, स्मॉल आई, दीज आर अलील, और ये जीन कौन सा है, आई जीन की यहाँ पर 3 अलील्स होती हैं, ना कि यहाँ पर जीन होते हैं कि 2 से ज्यादा जीन हो गए, ये है मोर देन 2 अलील, अलील्स 2 से ज्यादा अलील होगी तो मल्टीपल अलीलिज्म बोलेंगे, लेकिन जीन एक ही है, उसी जीन के अंदर डिफरेंट म्यूटेशन हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताए कि ए जो होगा वो करेक्ट होगा और बी फॉल्स होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का सेक्शन कराएं, मतलब आगे के जो सेक्शन है वो कवर कराएंगे।
सो पढ़ते रहिए। थैंक यू पढ़ने के लिए। अगर कोई भी दिक्कत हो, मतलब अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट। जल्दी से एग्जाम आने वाला है तो थोड़ा सा पढ़ाई करना शुरू कर दो, ओके।